गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, क्लास नहीं? इसमें खाली स्क्रीन आ रहा है ना ये? नहीं, नहीं हो रहा है। हाँ, उनको बोलो कि क्लास नहीं चल रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, शायद स्क्रीन नहीं आ रहा है इस पे। हम देख रहे हैं, प्लीज। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आप थोड़ा मुझे बताएं। प्लीज मुझे इशारा करें कि क्या। स्क्रीन दिख रहा है, मैं नजर आ रहा हूं आपको, प्लीज। गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट रिटर्न। गिव मी 1 मिनट प्लीज। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है इसमें? राइट, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, माफ़ करेंगे आप। और ये टेक्नोलॉजी में इस तरह के इश्यूज बन सकते हैं। मैं कल का थोड़ा रिपीट कर देता हूं दोस्तों। हम अभी तक 5 कॉन्सेप्ट्स राष्ट्रीय आय के अंदर देखे हैं, और मैं लिख देता हूं यहाँ पे बोर्ड पर। 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा मैं रिपीट कर दूंगा, आप चिंता नहीं करें। सबसे पहले हमने जीडीपी देखा था, उसके बाद जीएनपी, उसके बाद एनएनपी, उसके बाद एनएनपीएफसी,
और पीसीआई, यहाँ तक हम पहुँचे थे पिछली वाली क्लास तक अगर आप देखें तो, राइट। तो जीडीपी मैंने आपको कहा कि मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में हम कहेंगे, हिंदी में हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन इन डोमेस्टिक बाउंड्री। आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री में जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में जीडीपी में बातचीत की जाती है। बाकी तो आप लोग जानते हो कि इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम लोग शामिल करते हैं। एंड मैंने आपको बोला कि अंतिम वस्तु और सेवा को आपको ध्यान में रखना है। जो मध्यवर्ती होते हैं, जो वस्तु खुद समाप्त होकर किसी और वस्तु का निर्माण करती है, उसको हम इंटरमीडियरी कहते हैं, राइट। दोज गुड्स विच क्रिएट अदर गुड्स, राइट, then they are called intermediary goods. So continuously we move towards higher and higher stage of product development. Finally जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसमें पीछे के सारे स्टेजेज आ जाते हैं, इसलिए पीछे वालों को ध्यान में नहीं रखना है, फाइनल को ही ध्यान में रखना है। और मैंने आपको निवेदन किया कि बस थोड़ा इशारा अगर आपको मिल जाता है तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ध्यान रखना है कि फाइनल को क्यों शामिल करना है। मैंने आपको बताया कि डबल काउंटिंग ना हो, डबल ट्रिपल काउंटिंग ना हो, इस वजह से हम फाइनल को ही ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात, अगर आपको फाइनल ध्यान नहीं रखना है और सबको शामिल करना, इफ़ यू वांट टू इंक्लूड ऑल द गुड्स, फॉर एग्जांपल इंटरमीडियरी, फाइनल, एवरी टाइप ऑफ गुड और सर्विस, तो आपको फिर क्या करना है, हर स्टेज जो प्रोडक्शन का होता है, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो वैल्यू एडिशन होता है, अलग अलग लोग जो वैल्यू को जोड़ते हैं, मूल्य संवर्धन जो लोग करते हैं। और आपको पता है कि लोग कुछ अर्निंग करने के लिए प्रोडक्शन या दूसरे काम करते हैं। अगर वो जिस रेट का खरीद रहे हैं उसी रेट का बेचेंगे तो दोस्तों फिर उनको क्या फायदा होगा इस चीज में। इसलिए हर आदमी क्या चाहता है कि वो मूल्य को बढ़ाकर बात करे, मतलब मूल्य को ऐड करे। इस तरह से हम हर स्टेज के ऊपर वैल्यू जो भी लोग जोड़ते हैं उसको आपस में जोड़ लेते हैं, तो भी हमें वही चीज मिल जाएगी जो हम अंतिम वस्तुओं को ध्यान में रखकर प्राप्त करते हैं। सेम गणित हमें वो प्राप्त हो जाएगी। मैंने एक न्यूमेरिकल लेकर भी आपको बताया था कि कैसे दोनों मैच कर रहे हैं। और एक छोटे एग्जाम्पल में जो गेहूं आटा ब्रेड का था, एक छोटे एग्जाम्पल में भी अगर हम उस चीज को बिना कॉन्ट्राडिक्शन के, बिना किसी विपरीत नतीजे के प्राप्त कर सकते हैं तो वो बड़े स्तर पे भी लागू होगा। इसलिए एक छोटे से एग्जाम्पल में हम समझ गए थे कि टोटल वैल्यू एडिशन अगर आप प्राप्त कर लो तो भी आपको वही वैल्यू मिलेगी जो फाइनल वस्तु की वैल्यू होती है। ये सारी बातें थी जीडीपी के अंदर। और जो हमारी बाउंड्री है उसमें अगर विदेशी भी लोग काम कर रहे हैं तो भी हमारे देश की जीडीपी में वो काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक बाउंड्री का कॉन्सेप्ट है। विदेशी हो, देशी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारी बाउंड्री में काम कर रहा है तो हमारी जीडीपी का पार्ट है। और हमने आपको ये भी बोला था कि स्टेट के लिए कॉन्सेप्ट होता है जीएसडीपी, आपने नोट्स में लिखा होगा जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे जिले का भी होता है, तो जिले की एक बाउंड्री होगी, स्टेट की एक बाउंड्री होगी। whatever production of final goods and services is taking place within the boundaries of respective state and districts, आपको उन्हीं डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री या स्टेट की बाउंड्री के अंदर जो होगा उनको जोड़ के पता लगा लेना है। तो ये बाउंड्री टाइप का कॉन्सेप्ट है जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जीएनपी पर गए, है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये वाले कॉन्सेप्ट पे गए। तो इसमें हमने विदेशियों की जो इनकम थी, जो आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरी क्लास तो रिपीट करूंगा तो फिर आप बस थोड़ा थोड़ा आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जो गोला हमने बनाया हुआ है उसके अंदर बी नाम का एक छोटा गोला बना हुआ है जो विदेशियों की इनकम को दिखाता है, उनके प्रोडक्शन को दिखाता है। और एन वर्ड में राष्ट्रीय वर्ड आ रहा है, नेशनल। तो हमारे देश के राष्ट्रीय लोग जो हैं उनकी प्रोडक्शन है इसमें, तो उनकी प्रोडक्शन को हमें ध्यान में रखना है। तो जो हमारी जीडीपी थी उसके अंदर विदेशियों का जो था उसको हटा देना, बाकी तो हम ही लोगों का है जो राष्ट्रीय लोग हैं। और कुछ हमारे राष्ट्रीय लोग बाहर की तरफ काम कर रहे हैं, वो ए नाम का गोला बनाया था हम लोगों ने, उसको ऐड कर देना है, बी को बाहर निकाल देना है, तो क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। तो जीडीपी जीएनपी। अच्छा, ये जी का मतलब ग्रोस है, यहाँ भी ग्रोस है। ये पहला जो एन आ रहा है इसका मतलब होता है नेट, और नेट को हिंदी में हम कहते हैं निवल। तो जो नेगेटिव कोई प्रोडक्शन है आपके यहाँ तो उसको माइनस कर देना है। तो जीएनपी में से हम यहाँ से माइनस कर देंगे जो डेप्रिसिएशन है। आप अपने नोट्स में देखें, डेप्रिसिएशन का हिंदी में मैंने लिखवाया हुआ है मूल्य ह्रास। मशीन, मैंने बोर्ड का एग्जाम्पल आपको दिया था,
कैमरे का एग्जाम्पल आपको दिया था, ये धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, राइट। अभी जो क्लास में विलम्ब हुआ है थोड़ा, वो कंप्यूटर में कुछ इश्यू आ गया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हैंग होना या इस तरह की समस्याएं आने लग जाती है, तो डेप्रिसिएशन हो रहा है उनका। तो मैंने पिछली क्लास में कहा कि एक कंप्यूटर 3 साल के लिए चलता है, ऐसा एक सज्जन ने मुझे बोला था। तो जो भी है 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो आप, 1.5 लाख रुपए का कंप्यूटर आ रहा है तो 50,000 रुपए के बराबर वो घिस रहा है, ऐसा अनुमान लगा लिया जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों से डेटा इकट्ठे करके हम लोग उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एनएनपी मिल जाएगा, राइट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट रूप में नेगेटिव भी हट गया और ये हमारा नेट देश का प्रोडक्शन है। तो इसमें 3 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपको हो सकता है कल की क्लास में थोड़ा परेशानी हुई हो, इसका जो फुल फॉर्म होता है एनएनपीएफसी का, वो होता है एनएनपी, तो आप ऐसे ही लिख दोगे जैसे ये लिखा हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बस एफसी का मतलब क्या होता है, 8 फैक्टर कॉस्ट। और हिंदी में क्या कहेंगे, साधन लागत पर। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया कि व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट, जो आप हिंदी में समास विग्रह करते होंगे, मतलब कि जैसे कोई कहते हैं चक्र पाणी, तो हम क्या बोलते हैं, पानी में है चक्र, जिसके जिसके हाथ में चक्र है। तो आप ऐसे थोड़ा, कोई कहता है जीएसटी क्या है, तो आप कह दो ऐसा टैक्स जो गुड्स और सर्विस पे लगता है, वो जीएसटी हुआ, राइट। ऐसे ही आप यहाँ पे करो, साधन लागत क्या है, साधनों पर जो लागत आती है वो साधन लागत है। तो साधनों पे लागत कैसे आएगी, आप उनको पेमेंट करोगे। तो कल मैंने पूरा एक न्यूमेरिकल देके आपको बताया था, एक मार्कर का एग्जाम्पल इसका हम लोगों ने लिया था। आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ अ मार्कर एंड आई शोड various type of factors starting from labor, then capital, then building, then raw material, आपको याद आ रहा होगा, then risk, जो साहसी लोग होते हैं उनको एंटरप्रेन्योर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो वो सब लोग साधन हैं और उनको पेमेंट मिलता है। लेबर को क्या पेमेंट मिलता है, मजदूरी, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेजेस। कैपिटल के लिए हमने ब्याज लिखा था, बिल्डिंग के लिए हमने रेंट लिखा था। ऐसे ही जो साहसी है या रिस्क जो उठाता है उसको बदले में क्या चाहिए, प्रॉफिट। इस तरह से हमने एक साधन लागत का एक चार्ट बनाया था जो आप अपने नोट्स में देखेंगे। तो साधन लागत एक चीज को बनाने की कितनी आएगी, और कल की क्लास में मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट भी साधन लागत का पार्ट है। अगर आपको वो एग्जाम्पल याद हो या नोट्स में आप देखो, तो मैंने ऐसे साधन लिखे थे, अलग अलग 5 प्रकार के लिखे थे। मतलब लेबर लिखा था, कैपिटल लिखा था, मैं फास्ट थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, बिल्डिंग लिखा था, रॉ मटेरियल था, और एक रिस्क था। रिस्क बिजनेसमैन उठाता है। यहाँ पर रिस्क को क्या लिखा था मैंने क्लास में, रिस्क को क्या देते हो आप, प्रॉफिट। और लेबर को क्या देते हो, मजदूरी, वेजेस। ऐसे मैंने अलग अलग लिखे थे, राइट। लेकिन आप ये देखें कि रिस्क को भी आप पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट का नाम क्या है, प्रॉफिट। इन सब को जोड़ के कल की क्लास में 10 रुपए क्या आया था, फैक्टर कॉस्ट आया था, टोटल फैक्टर कॉस्ट। टोटल फैक्टर कॉस्ट आया था ये। मैंने आपको कहा कि फैक्टर कॉस्ट जो व्यू है, जैसे हम जो टर्म बोल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट, ये कॉस्ट किसके लिए आ रही है, उत्पादक के लिए, जो उत्पादन करता है वो कॉस्ट बोल रहा है इसे। लेकिन जिनको मिलता है वो इसको क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट ही क्या बन जाता है, फैक्टर कॉस्ट ही क्या बन जाता है, फैक्टर इनकम बन जाता है। अगर आप किसी मजदूर को 100 रुपए देते हैं तो आपके लिए वो कॉस्ट शब्द इस्तेमाल हो रहा है और मजदूर के लिए इनकम शब्द इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मूल्य तो बराबर है। कल की क्लास में मैंने आपको ये भी कहा था कि द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट बाय ए कंट्री विल बी सेम एज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बाय अनदर कंट्री टू whom द फर्स्ट कंट्री इज एक्सपोर्टिंग। पहला कंट्री जो दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पहले कंट्री के एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो दूसरा कंट्री जिसमें वो एक्सपोर्ट कर रहा है उसके आयातों की वैल्यू के बराबर होगी, सेम बात होगी। अगर भारत $100 का एक्सपोर्ट करता है, चाइना को निर्यात करता है, तो आपको कोई पूछे कि चीन ने भारत से कितने का आयात किया, तो आप $100 ही बताएंगे ना। लेकिन चीन के निगाहों से वो आयात है, हमारे निगाहों से निर्यात है, वैल्यू सेम है। उसी प्रकार से साधन लागत उत्पादक का दृष्टिकोण है, साधनों का दृष्टिकोण क्या है कि उनको इनकम मिल रही है। अगर आप हमारे देश की
फैक्टर कॉस्ट जान लें पूरी की पूरी। तो ये जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मिल गया तो यही वो है मतलब। ठीक है, अब मान लीजिए हम जो जीडीपी पढ़े, ये जीडीपी किस पे निकला हुआ था? आप परिभाषा को देखोगे तो जीडीपी किस पर था? ये मार्केट प्राइस पे था, बाजार कीमत पे था। और बाजार कीमत में टैक्स रहते हैं, मतलब टैक्स, जीएसटी वगैरह टैक्स जुड़े रहते हैं। और टैक्स जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट नहीं होता है, और फैक्टर कॉस्ट नहीं होने की वजह से ये लोगों की इनकम भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ फैक्टर कॉस्ट ही फैक्टर इनकम है। तो अगर आपकी देश की जीडीपी 100 रुपये आ रही है और उसमें 10 रुपये टैक्स जुड़ा हुआ है, तो आप 10 को माइनस करेंगे इसमें से, तो जो बचेगा वो 90 रुपीज होगा। इसको आप फैक्टर कॉस्ट कहोगे और यही फैक्टर इनकम है मतलब, या इसी को आप क्या कहोगे? फैक्टर इनकम। तो जीडीपी जो होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है और उसमें टैक्स वगैरह होते हैं, तो हमें टैक्स को क्या करना होगा? हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से सब्सिडी भी हो सकती है, जो फैक्टर कॉस्ट जितनी है उसकी तुलना में मार्केट प्राइस को कम कर देती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, अगर कोई चीज 1000 रुपये की है तो इसकी प्राइस क्या है? 1000 रुपये की। अब सरकार कह रही है कि ये प्राइस आपको नहीं लेनी है, हम 500 रुपये आपके अकाउंट में भेज देंगे, उत्पादक को कह रही है, जो भी इस चीज को बना रही है। तो वो क्या करेगा? 500 रुपये इसमें से माइनस कर देगा, तो जो मार्केट प्राइस सही में जो आएगी वो 500 रुपये आएगी, जबकि फैक्टर कॉस्ट 1000 रुपये के बराबर है। चूंकि प्राइस फैक्टर कॉस्ट के बराबर रखी जाती है, अगर टैक्स है तो बढ़ा देते हैं, सब्सिडी है तो कम कर देते हैं। यहाँ सब्सिडी 500 रुपये की है, कम कर दिया, अब ये 500 रुपये की ही मार्केट प्राइस बन रही है। तो ये मार्केट प्राइस कम नजर आ रही है, जबकि साधनों को इतना मिला होगा। तो सब्सिडी को ऐड करना है, तो 500 में 500 ऐड कर दो आप, तो आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे। तो सीधा नियम ध्यान रखिए कि मार्केट प्राइस कोई भी चीज है, इसमें से टैक्स को माइनस करना होता है और सब्सिडी को प्लस करना होता है। टैक्स माइनस होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स खास तौर से। मैं अभी थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो इसलिए प्रॉपर टर्म यूज नहीं कर रहा, आपको मोटे रूप में मार्केट प्राइस में से टैक्स माइनस करना है और सब्सिडी प्लस कर देना है। और मैं रिपीट कर दूंगा, आप चिंता मत करो, अभी 2-4 दिन और मैं रिपीट कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा ये। तो जो फैक्टर कॉस्ट बेस्ड जो पूरा एनएनपी होता है वही देश की राष्ट्रीय आय होता है, ये आप ध्यान में रखिए। और राष्ट्रीय आय का स्तर ज्यादा है या कम है, इससे देश के कल्याण का पता नहीं लगता है। जैसे सिंगापुर जैसे कंट्रीज हैं, उनकी राष्ट्रीय आय भारत से कम है, लेकिन फिर भी वहां के लोगों का कल्याण अच्छा है हम लोगों की तुलना में। इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि लोग आपके यहाँ कितने हैं, लोगों के हिसाब से देखा जाएगा। जैसे कि कल की क्लास में मैंने पीसीआई क्या है? पर कैपिटा इनकम। ये रिपीटिशन चल रहा है दोस्तों अभी। लिखना कुछ नहीं, देखते जाना, प्रति व्यक्ति आय। और इसका सूत्र मैंने क्या लिखा था? जो नेशनल इनकम है उसको आप किससे डिवाइड करते हो? पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो। और मैं कल आपको बताया था कि एक देश के कल्याण का स्तर इससे पता नहीं लगेगा। अगर ये ज्यादा है लेकिन ये भी ज्यादा हुआ तो प्रति व्यक्ति लोगों को उतनी इनकम नहीं आएगी। हाँ, प्रति व्यक्ति आय एक औसत को दिखाता है, क्योंकि आप राष्ट्रीय आय को पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हो। औसत को दिखाता, जरूरी नहीं है कि वास्तव में लोगों को उतनी इनकम मिल रही हो, लेकिन कम से कम औसत तो पहले सही करो, वितरण की बात तो बाद में आएगी। प्रति व्यक्ति एक अच्छा लेवल रहना चाहिए आपके कंट्री में। अगर वो अच्छा है फिर भी लोगों की स्थिति खराब है, तो आप फिर बात करो कि हम क्या तरीका अपनाएं कि हमारे देश की इनकम कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित ना हो और उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो अलग पक्ष है। लेकिन टोटल जो कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे वो जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनएनपी हो, टोटल राष्ट्रीय स्तर के कॉन्सेप्टों की तुलना में पर कैपिटा को बढ़िया माना जाता है, क्योंकि वो जनसंख्या के हिसाब से उस चीज को देखता है।
तो यहाँ तक हमारी क्लास आगे बढ़ी थी। 5 कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं। आप फिक्र मत करो, बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, और धीरे 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 आपको सुधार होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, है ना। तो अच्छी बात है कि ये चीज़ें आपको बहुत कम प्राइस के अंदर उपलब्ध हो पा रही है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट आपकी नोटबुक में आप लिखें, 6 नंबर का कॉन्सेप्ट लिखें। 5 तक हम कर चुके हैं। अब ध्यान से देखें इसको, ऐसा लिखे रियल, जीडीपी, कोमा लगाइए, जीएनपी आदि इटसेट्रा। अब इतना हिंदी मीडियम वाले भी चलाएंगे इटसेट्रा। जीडीपी, जीएनपी तो आपको हिंदी मीडियम वालों को भी ये लिखने पड़ेंगे। ये शब्द जो रियल है, इसके नीचे लिखिए वास्तविक। हिंदी लिख दी मैंने, वास्तविक। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो कई बार आपको ये टर्म दिखेगा, रियल जीडीपी, रियल जीएनपी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब भी। 1 मिनट का समय दो आप मुझे। तो पहले लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। मतलब आप बात को समझो, हेडिंग को समझो। जीडीपी, जीएनपी इटसेट्रा का मतलब क्या है कि जीडीपी, जीएनपी के अलावा और भी जो राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट हैं, और भी कौन से, जैसे लिखना नहीं, आप, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एनएनपी पढ़ा था जैसे हमने, एनएनपी, एफसी पढ़ा जैसे हमने, पीसीआई पढ़ा जैसे हमने। इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, तो हम सबको नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इटसेट्रा लिख दिया। आदि, आदि का मतलब ये हो गया कि और भी हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह वगैरह के आगे हम रियल शब्द लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं, तो वो चीज हमें लिखनी है यहाँ पे। तो लिखिए, पहले इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं, है ना। इंग्लिश में लिख रहा हूं, उसके बाद में हिंदी में आऊंगा। इफ जीडीपी, जीएनपी etc are calculated at constant prices, if GDP, GNP etc are calculated at constant prices, then the term of real is applied before them. हिंदी रूपांतरण इसका ऐसे होगा, यदि जीडीपी, जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों, इंग्लिश मीडियम वाले इसको अंडरलाइन कर दें, एट कांस्टेंट प्राइसेस, राइट। और हिंदी वाले यदि जीडीपी, जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर, ऐसे अंडरलाइन कर दो आप, स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है, यानी कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है, तो उनके आगे वास्तविक, इसको अंडरलाइन कर लें आप, इस शब्द को वास्तविक। इंग्लिश में लिखो आप जरूरी से, रियल शब्द का प्रयोग किया जाता है।
ये सब मैं समझाऊंगा, आप लिख लो पहले। यदि जीडीपी, जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है, क्यों? ये स्थिर मूल्य का मतलब क्या है, पढ़ना होगा दोस्तों, अवॉइड नहीं कर सकते आप। मेरा मन करे तो मैं ये क्यों लूँ, मतलब मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लास के अंदर कई तरह के बच्चे होते हैं और वहाँ पर मुश्किल जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन एक ऑनेस्टी भी एक चीज़ होती है, ईमानदारी एक चीज़ होती है। बच्चा, कई बार माँ बच्चे के को दवा देना चाहती है और बच्चा भागता है, एक जगह से दूसरी जगह पर भागता है, मना करता है, रोने लगता है, तो क्या माँ उसके बात में आके उसको दवा ना दे? राइट? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो हमें अपने हिसाब से चलना होगा। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखो तो एकदम सही हो जाएगा। चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा सकता। यदि जीडीपी, जीएनपी आदि को स्थिर मूल्यों पर निकाला जाता है तो उनके आगे वास्तविक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी लिख दिया, इफ जीडीपी, जीएनपी एटसेट्रा आर कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस देन द टर्म ऑफ रियल इज अप्लाइड बिफोर देम। ठीक है, वापस पैराग्राफ चेंज करिए इंग्लिश मीडियम वाले, और फिर मैं आगे हिंदी में लिखवाता हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर, एक कॉन्सेप्ट होता है बेस ईयर का। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर is used in order to get, in order to make prices constant, in order to make prices constant। हिंदी में लिखेंगे, आधार वर्ष, आपने नाम सुना होगा आधार वर्ष का। आधार वर्ष की अवधारणा का प्रयोग मूल्यों को स्थिर करने के लिए किया जाता है। मैं भी न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, ऐसे नहीं बात बनेगी। मूल्यों को स्थिर करने के लिए किया जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द कांस्टेंट प्राइसेस गिव real idea about the status of production। आधार वर्ष की अवधारणा उत्पादन की स्थिति की वास्तविकता को बताती है, इसलिए इसके आगे वास्तविक शब्द लिखा जाता है, वास्तविकता। बस हमारा लेखन का काम खत्म हो गया। आधार वर्ष की अवधारणा उत्पादन की स्थिति की वास्तविकता को दिखाती है ना। एक नोट लगाएंगे इसके नीचे, नोट में लिखेंगे, वर्तमान में भारत में 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है।
ब्रैकेट में लिखिए 2015 से presently in India the year 2011-12 is being used as the base year since 2015। अब मैं समझाऊंगा, लेखन कार्य जितना भी था वो कंप्लीट हो गया। समझने पे ध्यान दें, कमेंट बॉक्स हिलना तक नहीं चाहिए। दो काम एक साथ नहीं हो सकते दोस्तों, एक म्यान में दो तलवारें नहीं चलेगी। आप पढ़ाई पे फोकस करें बस। तो सारा लिख लिया होगा आपने, तो थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं कि आपने ये पढ़ा होगा स्थिर मूल्यों पर भारत का जीडीपी कितना है, चालू मूल्यों पर भारत का जीडीपी कितना है। स्थिर मूल्य, तो मूल्यों को स्थिर जब हम कर देते हैं तो हमें उत्पादन की चेंज का सही पता लगता है। मूल्य भी बदलते रह रहे हैं और उत्पादन भी बदलता रह रहा है। जैसे कि आपने देखा अभी कितना इन्फ्लेशन हमारे भारत में और दुनिया में हमने देखा है या इससे हम गुजर रहे हैं। टमेटोज वगैरह अभी यहाँ दिल्ली में 200 रुपये किलो टमेटोज मिल रहे हैं। इस तरह से क्या है कि महंगाई खूब सारी हो रही है। अब आप उत्पादन निकालते हो मूल्यों पर, मूल्य बाजार मूल्यों का प्रयोग करते हो। सपोज टमाटो 100 रुपये किलो के थे और अब 200 रुपये किलो के हो गए, तो 1 किलो को ही पकड़ो आप कहोगे पिछले साल 1 किलो टमाटर हुआ और टमाटो हुआ 100 रुपये का हुआ, तो आप 1 किलो नहीं बोलते हो, आप ये बोलते हो बाजार मूल्य 100 रुपये के बराबर जीडीपी हुआ। थोड़ा समझे इस चीज को। अब मान लीजिए उत्पादन में कोई चेंज नहीं होता है और मूल्य बढ़कर 200 रुपये हो जाते हैं, तो आप ये कहोगे कि जीडीपी 200 रुपये है, क्योंकि मूल्यों पे उसको निकाला जाता है। अब किसी को आपने बोला कि लास्ट ईयर तो 100 रुपये का उत्पादन था और इस बार 200 रुपये का है, तो वो जैसे सुनेगा तो उसके मन में क्या भाव पैदा होगा कि ये तो डबल हो गया उत्पादन, जबकि उत्पादन तो 1 किलो ही है, कीमत बढ़ी है। तो कीमत नई वाली ले ली आपने और कीमतें चेंज होती रहती है। अब ये घालमेल हो गया, प्रोडक्शन भी बदलता रहता है, कीमत भी बदलती रहती है और दोनों को मिक्स कर दिया आपने। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे देश की ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मात्रात्मक होती है दोस्तों, कीमत को ग्रोथ नहीं कहते। कीमतें बढ़ती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं और उत्पादन बढ़ता है उसको ग्रोथ कहते हैं। दो बातें अलग अलग है। अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ और आप थोड़ा सा खुले मन से पढ़ो इसको, खुले मन से पढ़ो, सुनो इसको, जैसे आपको एक दबे हुए नहीं हो। तो मेरी एक साधारण सी बात है जो मैंने आपसे कही कि उत्पादन में चेंज, हम कहते हैं ना ग्रोथ आ रही है हमारे देश में, इतनी ग्रोथ आ रही है, तो ये क्या है, किस चीज का लिए हम ये इस चीज को बोलते हैं? मतलब जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन हो रहा है वस्तु का, सेवा का, ये इसकी तरफ इशारा होता है हमें। तो उत्पादन में जो चेंज होता है वो ग्रोथ को दिखाती है और कीमत में जो चेंज होता है वो इन्फ्लेशन है। अब आप दोनों को मिक्स कर दोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करना होगा कि हमें कीमत, जो कि जीडीपी जीएनपी में हम कीमत में इंटरेस्टेड नहीं है, कीमत हम इसलिए दिखाते हैं कि रुपए में बता सकें। अलग अलग वस्तुएं होती है, उनको हम एक यूनिट में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? जैसे कपड़ा मीटर में देखा जाता है, दूध लीटर में देखा जाता है, कैसे हम मीटर को लीटर में जोड़ेंगे? लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कपड़े कितने रुपए का हुआ उसको लिख लिया, दूध कितने रुपए का हुआ, फलानी चीज कितने रुपए की हुई, तो वो रुपए रुपए जुड़ सकते हैं, तो एक आंकड़ा आ सकता है। इसलिए हम बाजार मूल्यों की को फोकस करते हैं, इसलिए बाजार मूल्य चाहिए और कोई कारण नहीं है। जानना तो हमें उत्पादन है। तो अब हम इस चीज को कैसे समझे, तो मैं एक न्यूमेरिकल देके फिर आपको बताता हूँ, आप धैर्य रखें इस चीज का। जैसे मैंने एक ईयर ले लिया, जैसे ईयर हम उठा लेते हैं, मान लीजिए 2022-23, ठीक है, 2022-23 ये ईयर है, ठीक है। इसमें कोई वस्तु है, उसकी मात्रा, मात्रा को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं, क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और प्राइस को मैं पी लिख देता हूं, कीमत, ठीक है। और कोई एक वस्तु कोई सी भी है, उसकी मात्रा 10 के बराबर हुई और कीमत उसकी 10 थी,
मूल्यों में आप देश का जीडीपी निकालोगे तो एक यूनिट की रेट 10 है, तो 10 यूनिट के हिसाब से 100 रुपए की प्रोडक्शन हुई, तो आप इसको इंटू करके क्या बोलोगे कि 100 का ये जीडीपी है जैसे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन्हीं की सीध में लिख देता हूँ यहाँ पर जीडीपी। तो जीडीपी की वैल्यू क्या आ रही है, 100 आ रही है। ये 2022-23 का मैटर है। फिर आप 2023-24 में गए, अगले साल में प्रवेश कर गए, जैसे इसे मान लो आप। अच्छा, आपको यहाँ पे 200 रुपये दिखा, मैं पहले ये वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, इनको नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी। 200 आ सकते हैं, कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि लास्ट ईयर 100 था, अब 200 है, तो ये डबल हो गया, आप ये बोल रहे हो। तो ये गलत भी हो सकता है आपका ये कथन कि उत्पादन डबल हो गया, ये नहीं। तो इसके अंदर आना पड़ेगा हमें। हम एक सिचुएशन लेते हैं कि उत्पादन हमारा 10 का 10 ही रहता हो मान लीजिए, लेकिन कीमत यहाँ 20 हो जाती हो। ये कीमत 10 रुपये है, ये 20 हो जाती हो। इन्फ्लेशन आ रहा है ना, कीमतें बढ़ रही है, तो आपकी जीडीपी ज्यादा दिख रही है आपको। आप गलत निष्कर्ष निकालिए कि हमारे देश की, फिर तो हमारी सरकार को कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। और ये तो हम पूरे वर्ल्ड में कह दें कि हम सबसे ज्यादा ग्रोथ वाले कंट्री, 100% ग्रोथ आ गई हमारे यहाँ। 100 है और 100 और उसके ऊपर आ गया, तो 100% बढ़ोतरी हो गई। तो भारत तो नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। चलो ठीक है, आप दूसरों को भ्रमित कर रहे हो, लेकिन आप तो भ्रम में खुद भी हो रहे हो। प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, प्रोडक्शन तो इसको कहते हैं, प्रोडक्शन क्वांटिटी होता है, कीमत प्रोडक्शन नहीं होता है। और आप कह रहे हो कि डबल हो गया। इसका मतलब अब हम क्या करें, जो ये कीमत बदल रही है तो इसको स्थिर कर दें हम। तो इसका एक तरीका होता है, एक कोई वर्ष को चुनना पड़ता है। जो मैंने लिखा है आपको कि 2011-12 हमने चुना हुआ है अभी, तो हम क्या करेंगे, 2011-12 यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो मात्राएं तो जिस वर्ष की है वही रखेंगे, लेकिन कीमत वहां से लाएंगे, तो कीमत कॉमन हो जाएगी इसमें। मान लीजिए 2011-12 में इस वस्तु की कीमत 5 रुपए थी, तो हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू निकालेंगे। एक बार चालू मूल्य जो इस साल का था उससे गुणा किया, एक बार हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। ये ला रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, इस चीज को। अब 10 × 5, कीमत कौन से साल की है, 11-12 की। उत्पादन लेकिन उसी साल का रखना है, तो क्या वैल्यू आएगी, 50 रुपये आएगी। ठीक है, इसको भी मैं सॉरी उस वाले को गोल घेरे में कर देता हूं। इसको एक मूल्य आपको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा नया वाला। ये 5 वहां की कीमत है, टोटल कितना आ गया, 50। अब इस साल के लिए जो अगला साल है उसके लिए भी अब मूल्य बदलने वाले नहीं लेने हैं, स्थिर लेने हैं। वो हमने वो लेके सब जगह लगा के स्थिर कर दिया, चेंज नहीं ले रहे हैं। तो वापस 5 को यहाँ भी लेके आएंगे, × ₹5। इसको गोल घेरे में डाल दो। अभी हम ये वाला देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 50। अब ये 50 और ये 50, इसको देख के आप क्या कहोगे, उत्पादन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मूल्यों को स्थिर करने से आपको सही स्थिति पता लगती है। और सही स्थिति क्या है, 10 और 10। यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था। इससे भी पता लग रहा है कि पहले भी 50 था, अब भी 50 है। तो इसका मतलब उत्पादन में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, राइट, दैट datas of GDP, those datas of GDP will only be right if they are based on constant prices. अगर वो स्थिर मूल्यों पर आधारित है, कांस्टेंट प्राइसेस पे, किसी बेस ईयर, मतलब कोई भी ईयर जो नॉर्मल ईयर होता है उसको बेस ईयर सरकार बना देती है, यूपीएससी आपसे पूछेगी नहीं। तो बेवजह अपना ध्यान और ऊर्जा उन चीज़ों में मत लगाओ। जैसे कई बार ऑफलाइन क्लासेस में हम देखते हैं, सर बेस ईयर का चुनाव कैसे करते हैं, क्या उसका तरीका होता है। ये काम आपका नहीं है, ये काम तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हमारी सरकार, इनका काम है। ये प्रोसीजर आपसे थोड़ी पूछेंगे, तो क्यों अपना टाइम उसमें वेस्टेज करना हमें। कोई भी एक बेस ईयर होता है। हाँ, भारत में 5 साल में एक बार हम आधार वर्ष को बदलते हैं। तो मैंने अभी आपको नीचे लिखा है कि 2011-12 अभी चल रहा है,
और 2015 से चल रहा है। 2015 में 5 साल जोड़ते हो तो 2020 हो जाता है, तो 5 साल का पीरियड हो गया पूरा, लेकिन अभी हम बेस ईयर चेंज नहीं किए हैं। बीच में बात चल रही थी, लेकिन कई कारण होते हैं, उनकी व्याख्याएं बाहर नहीं आती है, तो अभी फिलहाल है नहीं। आप अखबार पढ़ते रहिए और बेस ईयर बदलता है तो आपको मालूम चल जाएगा, राइट। तो इस तरह से दोस्तों, तो आई थिंक ये बात समझ आई होगी कि अगर हम मूल्यों को स्थिर कर दें, इफ यू मेक प्राइसेस कांस्टेंट, देन वी आर एबल टू नो द राइट सिचुएशन अबाउट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि यहाँ मालूम चल रहा है कि कोई चेंज नहीं हुआ तो कोई चेंज नहीं हुआ, मूल्यों को स्थिर करो। अगर मूल्य स्थिर नहीं करके बदलने वाले लोगे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, राइट। और अब अगला कॉन्सेप्ट हम लेंगे, अगर हम बदलने वाले मूल्य लेते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहने के कारण नॉमिनल शब्द का इस्तेमाल होता है। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। जैसे कि मतलब भारत के राष्ट्रपति जी के लिए बोला जाता है कि वो नॉमिनल हेड है, रियल नहीं है, नाम मात्र के हैं। तो नॉमिनल शब्द का अर्थ क्या होता है? नाम मात्र का, लेकिन वो लिखने में अजीब सा लगेगा, तो हिंदी मीडियम वाले भी उसका कोई रूपांतरण ना करो मतलब। तो अगला कॉन्सेप्ट में ले रहा हूं 7th नंबर का, ऐसे लिखो आप, नॉमिनल। जीडीपी, जीएनपी इट्सेट्रा, मतलब किसी भी राष्ट्रीय आय की कॉन्सेप्ट के आगे नॉमिनल लगा सकते हो यदि वो करंट प्राइसेस के ऊपर हो। मतलब तो इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं, कि लिखिए, इंग्लिश में लिख रहा हूं पहले। इफ जीडीपी, जीएनपी इट्सेट्रा आर calculated at current prices, जिस साल का आप जीडीपी जीएनपी निकाल रहे हो उसी साल की कीमत, एट करंट प्राइसेस, राइट। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, बॉक्स में बंद कर सकते हो। एट करंट प्राइसेस, देन the term of nominal, नॉमिनल का शब्द मतलब term of nominal is used before them ठीक है। यदि जीडीपी, जीएनपी आदि को चालू ओब्लिक प्रचलित मूल्यों पर निकाला जाता है तो उनके आगे, अब इसकी हिंदी बहुत नहीं हो पाएगी दोस्तों, तो उनके आगे ऐसे लिख लें, नॉमिनल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाम मात्र का, आप चाहें तो अपने मन से हिंदी लिख लो, तो उनके आगे नॉमिनल शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको आंकड़े भी दूंगा, ये सब चीजें आपको फिर बता दूंगा मैं, तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट तो बनाएं। उनके आगे नॉमिनल शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद नहीं पढ़ना है दोस्तों, साधारण कॉमन सेंस, इकोनॉमिक्स का जीरो भी नहीं पढ़ा होगा आपने, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा दिमाग इसमें लगा रहे होगे, एकाग्र हो रहे होगे, तो ये सब समझ में आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको पढ़ाने थे, जीडीपी, जीएनपी। हम ये मैं बता दूं आपको कि हम स्टेट और दूसरे परीक्षाओं के हिसाब से इस क्लास में नहीं चल रहे हैं। कई बार क्वेश्चन बैंक मिलते हैं कहीं कहीं से, उसमें कई परीक्षाओं के क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। राष्ट्रीय आय मैंने आपको बोला था कि बहुत बड़ा चैप्टर है
और बहुत ज़्यादा नियम है उसमें। 723 पेजेस का बुकलेट है जो यूएन का है, वो हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि यूपीएससी, अच्छा 20 सवाल इकोनॉमिक्स के आते हैं तो आपको 5, 6, 7, 8 छोड़ना आना चाहिए। ये नहीं कि उनको पकड़ने के लिए हम 12 को खत्म कर दें। आपको चयनात्मक अध्ययन तो करना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप सारा कुछ पकड़ के चलोगे तो फिर कुछ आपके हाथ में नहीं रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिसको छोड़ने की कला आती है, मतलब क्या पढ़ना हो तो अपनी जगह है, लेकिन क्या छोड़ना है ये भी ज्ञान होना चाहिए, तब जाके आपको यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। और इसलिए थोड़ा रिस्क रहता है इसमें। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यहाँ तक नहीं आएगा, वो वहाँ तक आ जाता है। कई बार रिस्क बनी रहती है, वो हर जगह रहेगी। आप कितना भी पढ़ लोगे, 10 साल भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो भी आपको ये डर रहेगा कि क्या पता क्या, और तब भी कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जो आप नहीं कर पाओ। तो ये चलता है। इसलिए मैं हमेशा छात्रों को कहता हूँ कि थोड़ा साथ में, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी एजुकेशन, यू आर नॉट टू स्टॉप योर एजुकेशन, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, और आपको एमफिल पीएचडी का कोई मौका मिल रहा है तो वो देख लो। नेट तो कम से कम करो। नेट करने के लिए, नेट जेआरएफ के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है ना, एमए वगैरह करके आप नेट एग्जाम में बैठो, कम से कम एक सर्टिफिकेट तो हमारे पास होगा। और जितना आपका बेस इस तरह का डर खत्म होगा, उतना आपका हाथ खुल जाएगा। डर से हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं कितनी बार, तो हमें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। और ये तो आपको पता है कि सिलेक्शन कितने लोगों के होने हैं, ये तो आप जानते हो ना, ये सच्चाई तो मतलब जग जाहिर है। अब सूर्य को हम कहें कि नहीं उग रहा है तो ये भी गलत है। तो आप ये भी मान के चलो कि मेरे साथ गलत भी हो सकता है, तो मेरे पास सेफ्टी क्या है। तो वो अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा कंटिन्यू आप करोगे तो सही रहेगा, उसमें कोई व्यवधान नहीं होता। ये तो हमारे दिमाग की सोच है कि मेरे पास ये काम है, मैं पढ़ूंगा तो मेरा समय खराब होगा, ऐसा गलत है। सब समय निकल जाता है अगर हम चाहें तो। खैर, वो मोटिवेशनल बातें करना मेरे को एक जरूरत से ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। तो नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी ये हो गए, चालू मूल्यों पे निकालोगे जिस साल के, तो उसमें पता नहीं लगेगा। कीमतें बढ़ी हुई है जिससे भारत की कई राष्ट्रों की ज़्यादा उनका जीडीपी दिख रहा है। क्या प्रोडक्शन उतना ही हुआ है उनके यहाँ? इसलिए कीमतों को स्थिर कर दो, बस कॉन्सेप्ट समझना है। स्थिर कीमत कोई भी साल की लेके सभी वर्षों पे लागू करो उसे, तो कीमतें कॉमन हो जाएगी। और फिर भी उत्पादन में चेंज आता है तो इसका मतलब जीडीपी की वैल्यू में चेंज आता है, इसका मतलब क्वांटिटी में चेंज हुआ होगा। बिना क्वांटिटी के चेंज के कैसे चेंज होगा जब हमने कीमत को कांस्टेंट कर रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट सारे समाप्त हो चुके हैं। और अब मैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो क्लास में कहा था कि मैं किन्स का अर्थशास्त्र आपको पढ़ाऊंगा, मतलब थ्योरी थोड़ी सी आपको जाननी पड़ेगी और बहुत मज़ा भी आएगा आपको। जब एप्लीकेशन में जाते हैं हम तो बहुत आनंद आता है। और ये विषय एप्लीकेशन वाला विषय है, मतलब बहुत हिस्टोरिकल, इधर उधर जाने में हम कई बार परेशान से हो जाते हैं कि मेरे साथ ये विषय कैसे जुड़ रहा है। लेकिन आप अखबार, जो मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे अखबार भी आप देखते जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये तो क्लास में किया था, अब मेरे को न्यूज़पेपर भी समझ आ रहा है। तो आपको उसकी प्रासंगिकता, महत्व, रिलेवेंस समझ में आता है। तो किन्स का अर्थशास्त्र, ये हमारा अगला हेडिंग है। तो आप वो हेडिंग लगा लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। उसी से आपको काफ़ी कुछ ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल बैंक, सरकार की भूमिका, मंदी वगैरह, ये क्या होती है, इसको ठीक कैसे करते हैं, स्टिमुलस किसको कहते हैं, ये सारी बातें आएगी। तो आप एक हेडिंग लगा दें। पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कीनेजियन इकोनॉमिक्स। चिंता मत करो, हिंदी भी आ जाएगी। मैं समझ गया ना आपके बैच को, तो मैं अपनी क्षमता अनुसार ही तो कोशिश कर सकता हूँ, इससे अधिक मेरी क्षमता भी नहीं है। मैं अपनी क्षमता के उच्च स्तर पे चल रहा हूँ। तो आप ऐसे लिख दें हिंदी में, किन्स का अर्थशास्त्र। राइट। इसकी कुछ मुख्य बातें हम नोट करेंगे ताकि आपकी समझ खुलेगी उससे। कई बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स की हाई फाई किताबें खरीद लेते हैं, उनको पता ही नहीं लग पाता है कि हमें कितना पढ़ना है। जितनी थ्योरी आपको चाहिए मैं पढ़ाऊंगा ना क्लास के अंदर, तो फिर आप क्यों चिंता करते हो। किन्स का अर्थशास्त्र, इन्होंने एक किताब लिखी थी जनरल थ्योरी के नाम से। तो ये सब हिस्टोरिकल और बेकार बातें हैं, लेकिन मैं
फिर भी थोड़ा बता रहा हूँ आपको, मतलब प्रोफेशनल बनोगे तो किन्स ने कौन सी किताब लिखी इससे कोई मतलब नहीं है। जॉन मेनार्ड किन्स उनका पूरा नाम था। अनावश्यक प्रकार के तथ्यों को लोग पकड़ते रहते हैं, फिर भी कई बच्चों को लगता है कि किन्स के बारे में तो हमको सर ने बताया नहीं। तो जॉन मेनार्ड किन्स नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1936 में किताब लिखी जनरल थ्योरी के नाम से। उस किताब में उन्होंने एक सिद्धांत समझाया कि जो दुनिया में प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, कोई भी चीज हम पैदा करते हैं, चाहे वस्तु हो सेवा हो, ये मांग के ऊपर डिपेंड करता है। मांग से तय होता है कि कितना उत्पादन होगा, राइट। और चूंकि आप पूरे देश को पढ़ रहे हो तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र है, तो मांग शब्द नहीं यूज होगा इसमें, समग्र मांग शब्द यूज होगा। तो मैं अभी लिखाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। तो किन्स ने कहा कि समग्र मांग जो पूरे देश की होती है उसी के ऊपर देश का जीडीपी डिपेंड करता है। अर्थात वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर मांग अच्छी है तो उत्पादन भी अच्छा होगा। और दूसरी बात और ध्यान से सुनो, अगर किसी खास मामले में ये हुआ कि उत्पादन हमारा गिर गया, तो इसी बात पे अनुमान लगा के किन्स क्या कहेंगे कि इसकी वजह क्या रही होगी, मांग गिरी होगी, समग्र मांग में गिरावट आई होगी। तो उनका जो सिद्धांत है वो मांग आधारित सिद्धांत है। और मांग में कौन कौन शामिल होंगे, उन्होंने क्या उसका कंपोजिशन बताया, क्या उसकी संरचना बताई, वो सब हम क्लास में समझेंगे, तभी आपको सारी आपस में इंटरकनेक्टिविटी समझ में आएगी और चीजें, माइंड आपका खुलेगा इसमें। तो ये किन्स का बेसिक पॉइंट है इसमें। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं बोर्ड पे। और 1929 की महामंदी आई थी और उसमें क्या हो रहा था कि उत्पादन वगैरह को लोग बेच नहीं पा रहे, और कई तरह की बेरोजगारी, लोग बेरोजगार होकर घूम रहे, और इस तरह की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी। और वो एक कंट्री में नहीं थी, पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था ऐसा। और किन्स के पहले के जो अर्थशास्त्री थे उनको क्लासिकल अर्थशास्त्री बोलते थे, और उनका ये कहना था कि मांग कुछ नहीं होती है, आप किसी चीज को पैदा करो, मांग तो अपने आप आ जाएगी। तो किन्स ने देखा कि ज्यादातर कंपनियां अपना माल नहीं बेच पा रही है, उनके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो जा रहा है, माल बिक नहीं रहा है, फिर वो लोगों को हटा रहे हैं क्योंकि माल नहीं बिक रहा है। तो उनके दिमाग में ये आया कि उन्होंने तो ये बोला था कि उत्पादन करो, मांग तो अपने आप आ जाएगी, मांग का कोई महत्व नहीं है। इसलिए किन्स ने इस थ्योरी का उल्टा कर दिया और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मांग पहले है, मांग होगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन कर दो पहले, अपने आप मांग आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर ये मंदी क्यों आ रही है, ऐसा है तो लोग क्यों नहीं अपना उत्पादन बेच पा रहे हैं। तो उस बैकग्राउंड में ये इकोनॉमिक्स का निर्माण हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, हिंदी में लिख रहा हूं फिर मैं इंग्लिश करूंगा, देश का जीडीपी और रोजगार, ये साथ साथ चलते हैं, जीडीपी और रोजगार। थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों, रोजगार तभी सही मायने में मिल पाएगा जब उत्पादन होगा। जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है और वो इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लास नहीं चला पाता। कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना पीरियड में कई सारी चीजें, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था तो लोगों को बेरोजगारी हो गई, क्योंकि काम करना है ना लोगों को, प्रोडक्शन वगैरह से जुड़ना है। अगर आप प्रोडक्शन में कोई भागीदारी नहीं कर रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति अपना इंस्टीट्यूट बंद कर देता है, तो वो फिर स्टाफ को क्यों रखेगा, और इंस्टीट्यूट वो क्यों बंद कर रहा है, क्योंकि वो कोचिंग या अन्य सेवाएं नहीं दे पा रहा है। तो प्रोडक्शन होगा तो रोजगार का आधार मिलेगा ना। हम सरकारी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य रूप में बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन का जो आधार होता है, सॉरी, रोजगार का जो आधार होता है वो प्रोडक्शन होता है। इसलिए प्रोडक्शन और रोजगार साथ साथ चलाना आपको। देश का जीडीपी और रोजगार ऐसे लिखिए, समग्र मांग, इसको अंडरलाइन करो, इंग्लिश आपको भी जाननी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखो एग्रीगेट डिमांड, देश का जीडीपी और रोजगार समग्र मांग पर निर्भर करता है।
the GDP and employment of a country depend on the aggregate demand जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो केवल मांग शब्द बोला जाता है, डिमांड, मांग, लेकिन पूरे देश को पढ़ते हो तो समग्र मांग. इफ यू स्टडी द होल कंट्री देन यू यूज द टर्म व्हाट, एग्रीगेट डिमांड. तो ये तो किन्स की मेन थॉट है कि समग्र मांग पर ही देश का जीडीपी और रोजगार निर्भर करता है. दूसरा पॉइंट लिखें, समग्र मांग की संरचना निम्न प्रकार होती है. The following is the structure of the aggregate demand. मैं एक सूत्र लिखूंगा, ये यूपीएससी में आया हुआ भी है. अब हिंदी वाले भी लिखेंगे, है ना. अब ये ऐसे लिखिए, एडी, एडी का मतलब हो गया एग्रीगेट डिमांड, ऐसे संक्षेप में लिखा जाता है. एडी इज इक्वल टू सी, कैपिटल में लिखना है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये है इसकी कंपोजिशन, राइट. तो आप खुद देख रहे हैं, मतलब आप इन्वॉल्व हो रहे हो ना, साथ साथ में लेखन कार्य चल रहा है, समझा रहा हूँ एक एक चीज. इससे क्या होता है कि हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है. मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ये पीपीटी वगैरह कम से कम इस्तेमाल करूं और इन्हीं चीज़ों पे चलूं. अब इनका मतलब निकालेंगे, तो आप लिखेंगे हियर, यहाँ पर डैश लगा दो. इस बहाने से हिंदी मीडियम वालों की भी इंग्लिश सुधरेगी ना भाई, दिक्कत क्या है. एक एक थोड़ा सा नीचे हो सकता है, ऊपर आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है. अब ये सबको उठा के हम समझेंगे. तो फर्स्ट लिखो आप यहाँ पे, सेकंड नंबर के पॉइंट में चल रहे हो ना आप, सेकंड पॉइंट में ये फर्स्ट चल रहा है. यहाँ पे लिखो C इज इक्वल टू कंजप्शन. हिंदी में इसको क्या कहेंगे, उपभोग. और केवल ये लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा किससे जुड़ा हुआ रहता है और कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं. इस तरह से थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो इसके बारे में हम लिख रहे हैं, है ना. तो कंजप्शन क्या चीज है, कंजप्शन इज एन एक्सपेंडिचर, खर्चा है. मतलब कंजप्शन इज एन एक्सपेंडिचर
for getting satisfaction. उपभोग संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च है। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया खर्च होता है, ऐसे लिख दो। कई तरह के खर्चे होते हैं ना। मानसिक संतुष्टि आपको, जैसे कि आप मतलब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, कॉफी पी रहे हो, है ना, अच्छा कपड़ा खरीद लिया, तो आपके मन को आनंद दे रहा है, राइट। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन, राइट। जिसका मकसद ये नहीं होता है कि हम ज्यादा उत्पादन करें, जैसे कि कोई मशीन ले आए, वो नहीं। मशीन वगैरह का मकसद इस चीज के लिए नहीं होता है कि हम आनंद, मशीन वगैरह का मकसद होता है कि हम उत्पादन करें, मतलब वो खर्चा अलग है। हम खर्चों की वैरायटी देख रहे हैं। और ये ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, ध्यान बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। इकोनॉमिक्स में आपका ध्यान ऐसे गया नहीं, सब कुछ गिरा नहीं, बस एक एक क्षण को साध लो, फिर सब कुछ सध जाएगा। अरे सर मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तुम छोड़ो उस बात को। इस मोमेंट को साधा आपने, इसको साध लो तो वो भी सध जाएगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है दोस्तों, मैं तो एक साधारण सा अध्यापक हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। सी क्या है? कंजप्शन है, उपभोग है। ये जितने भी हैं, जैसे सी, आई, जी, ये सब खर्चे होंगे। अब लगाओ कॉमन सेंस। मांग जो होती है बिना खर्च के कैसे पैदा होगी? आप खर्च नहीं करोगे तो मांग कैसे पैदा हो जाएगी? जैसे मैं चाहूं ही नहीं कि मेरे को कोई सामान चाहिए, मैं कोई खर्च ही नहीं करना चाह रहा। जितने भी कंजूस लोग होते हैं देश के लिए, उनका बहुत बेकार रोल होता है देखा जाए तो, क्योंकि वो मांग को कम कर देते हैं। बिना मांग के उत्पादन कैसे होगा? देश के सारे लोग साधु बन जाएं और वो बस मिनिमम, मतलब उनको खड़ाऊ पहने और गेरवे वस्त्र धारण करे और कम भोजन करे और कुछ और उनको नहीं चाहिए, तो आप बता दो कि क्या देश के अंदर प्रोडक्शन होगा? मांग ही नहीं हो रही है तो प्रोडक्शन किस हिसाब से होगा? और ये ध्यान रहे कि हम तो केन्स महोदय को पढ़ रहे हैं ना। केन्स क्या कह रहे हैं हम ये समझ रहे हैं, आप और हमारा मन क्या कह रहा है हम ये नहीं पढ़ रहे। अभी हम बंधे हुए हैं केन्स के विचारों से, और वो जो बात कर रहे हैं वो अगर खराब बात होती तो इनको हम क्लास में क्यों पढ़ते? यूपीएससी के लिए इसका इम्पोर्टेंस नहीं होता, दुनिया के लिए इसका इम्पोर्टेंस नहीं होता, तो इसकी चर्चा ही क्यों करते? फिर बहुत रियल इकोनॉमिक्स उन्होंने दिया था। ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, वो भी खर्चा, क्योंकि हम मांग पढ़ रहे हैं। बिना खर्च के मांग हो ही नहीं सकती, लेकिन इनकी प्रकृति में अंतर है। तो कंजप्शन कैसा खर्चा है? संतुष्टि के लिए किया जाने वाला खर्चा है। पैराग्राफ चेंज करेंगे इसी पॉइंट के अंदर, है ना। According to Keynes, the level of consumption positively depends on the level of income except a minimum basic level of consumption. अब ये कनेक्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक दूसरे पर प्रभाव को भी देखा जाता है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरे पे क्या असर। माइक्रो में ऐसा नहीं होता है। माइक्रो में केवल एक को पढ़ते हैं, बाकी
के साथ जो उसकी कनेक्शन बनती है उसको ड्रॉप कर देते हैं। संक्षिप्त सूक्ष्म अध्ययन होता है, मैक्रो फैलाव को देखता है। तो कौन सी चीज किस चीज को इम्पेक्ट कर रही है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंजप्शन को कौन प्रभावित करता है, अभी मैं हिंदी लिखूंगा। अकॉर्डिंग टू केन्स द लेवल ऑफ कंजप्शन positively depends on the level of income except a minimum basic level of consumption। अभी मैं बताऊंगा, चित्र भी बनाएंगे इसका। हिंदी में हम कहेंगे किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर किन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। मैं सकारात्मक या पॉजिटिव का मतलब क्या बताऊंगा। सकारात्मक रूप से निर्भर करता है। सकारात्मक का मतलब जैसे इनकम बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, पॉजिटिव मतलब। और इनकम कम होगी तो उपभोग भी कम हो जाएगा, इनकम बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा। एक बेसिक लेवल को छोड़कर एक न्यूनतम स्तर को हटा दो आप, तो ऐसा होगा। तो हम एक डायग्राम से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बड़ी भाषा लिखने की जगह आप यहाँ पे लिखो डायग्राम। और एक डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इनकम और कंजप्शन की कनेक्शन है। डायग्राम बनाना होगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले कॉमन डायग्राम बनाएंगे। आप शांत चित्त होके बस पढ़ाई करो। कमेंट्स वगैरह तो खैर आपके साइलेंट हैं, और अब वो होंगे तो भी मैं उनको देखने की स्थिति में हूँ नहीं। कभी कभी थोड़ा बहुत मूव करता है, इसका मतलब ये है कि पढ़ाई पे ध्यान थोड़ा अभी भी लग नहीं पा रहा है। खैर आपकी चॉइस है दोस्तों, मैं तो राय दे सकता हूँ। देखो ऐसा डायग्राम बनता है इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर, ठीक है। मैं समझा देता हूँ आपको। ये जीरो है, इधर जा रहे हो आप, तो जो चीज़ यहाँ दिखाओगे आप, जिसका भी नाम लिखोगे, तो यूँ जाने का मतलब वो चीज़ बढ़ा रहे हो आप, राइट। ऐसे ही यहाँ जो दिखा रहे हो तो यूँ जाने का मतलब वो चीज़ बढ़ रही है, नीचे आ रहे हो तो वो चीज़ गिर रही। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इनकम लिख देते हैं इस पर। इनकम आय, ठीक है। और यहाँ आप कंजप्शन लिखें। उपभोग, और नीचे कर देता हूँ, शायद ऊपर वाला देखने में दिक्कत होती होगी आपको। और एक लाइन बनाएंगे हम जो इनके बीच में रिलेशन को दिखाएगी। वो लाइन जीरो से शुरू नहीं करनी है, मैं उसकी वजह बताऊंगा आपको। ऐसे बनाइए। कहीं से भी लो आप, अपनी जरूरी नहीं कि मैंने इतना लिया तो आप भी यहीं से लोगे। कहीं से भी लो, कैसे भी, लेकिन जीरो से नहीं लेना है, जीरो से ऊपर से लेना है, ठीक है। और ऐसे एक लाइन बनानी है, और इस लाइन का नाम होता है कंजप्शन लाइन, उपभोग रेखा। ठीक है, तो हिंदी वाले भी
थोड़े थोड़े वर्ड जान ही रहे होंगे, उपभोग रहे, फिर भी लिख देता हूँ दोस्तों। इसको देखो आप, फिर मैं अगर बना लिया हो आपने तो देखो ये जीरो है। जैसे जैसे आप दाईं तरफ जाओगे तो क्या चीज बढ़ रही है? इनकम। इनकम ज्यादा हो रही है, ठीक है, इनकम ज्यादा। और जैसे जैसे यूं जाओगे तो क्या ज्यादा हो रहा है? उपभोग ज्यादा हो रहा है। अब इसके चेंज होने से इस पे कितना चेंज होगा उसके लिए हमें कुछ लाना पड़ेगा, तो हम एक लाइन ले आए ऐसे ही, और जो किन्स के विचारों को दिखा रही है, सकारात्मक है। मतलब जैसे देखो ऊपर ले जा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा कि कंजप्शन है यहाँ पे। इनकम को इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम जीडीपी को वाई बोलते हैं, सिंबल होता है ऐसा। तो मैंने एक इनकम का स्तर लिया जिसको मैं Y1 लिख रहा हूं, यानी हम किसी व्यक्ति की इनकम यहां तक है, 0 से लेकर Y1 तक है, तो उसकी कंजप्शन कितनी होगी आपको इस लाइन पे जाना है। तो मैंने क्या किया, मैं यूं गया ऊपर, यहां जाके फिर यूं जाने पे आपको पता लगेगा। तो अगर Y1 इनकम का लेवल है तो कंजप्शन का लेवल 0 से यहां तक का ऐसे दिखेगा आपको। तो मैं इसको लिख देता हूं C1 ऐसे ही। अब हम इनकम के स्तर को बढ़ाते हैं, Y1 से ज्यादा कर देते हैं। सपोज मैं यहां आ जाता हूं, Y2 बढ़ गई इनकम, तो कंजप्शन का लेवल भी बढ़ गया C2। ऐसे बाकी समझो आप, मतलब Y3 ले लिया तो फिर बढ़ जाएगा ऐसे। तो किन्स क्या कहते हैं कि इनकम बढ़ने के साथ पॉजिटिवली डिपेंड करता है कंजप्शन। पॉजिटिवली का मतलब सकारात्मक संबंध। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, अगर इनकम यूं आएगी तो कंजप्शन भी गिरेगा। एक बात तो ये आपको इससे क्लियर हो रही होगी। दूसरा मैंने लैंग्वेज में लिखाया था कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर, इंग्लिश मीडियम में मैंने लिखा एक्सेप्ट ए बेसिक मिनिमम लेवल जो है कंजप्शन का, वो छोड़कर बाकी जो कंजप्शन होता है वो इनकम पर डिपेंड करता है। जैसे आप देखो इसमें यहाँ इनकम 0 है, फिर भी यहाँ आपको दिख रहा है कंजप्शन है। इस पॉइंट के ऊपर मैं ये पेन की वो चेंज करता हूँ, फिर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, ये पॉइंट पे कंजप्शन तो कुछ नजर आ रहा है ना, इस ये 0 से ऊपर है, लेकिन इनकम 0 है फिर भी कंजप्शन। एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन रहेगा ही रहेगा, इनकम चाहे 0 हो जाए, ये माननीय किन्स इस बात को कह रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर मैं हम कैसे समझे, इनकम नहीं होगी तो कैसे लोग मतलब कंजप्शन करते रहेंगे? मेरे पास इसका बहुत व्यवहारिक एग्जाम्पल है, आपके पास भी है, बस आपके अंदर है जिसको मैं बाहर निकालूंगा और आपको सहमति व्यक्त करनी ही पड़ेगी। कोरोना की पीरियड में कई लोग, मतलब ऐसे कई बार मेरे पास भी फोन आए, कुछ जो फैकल्टीज थे और जिनको मैं कभी मिला था, लेकिन वो मतलब बहुत अच्छा परिचय नहीं था। लोग फोन कर रहे थे कि सर बहुत स्थिति खराब है, कुछ सहायता करिए, मतलब उनको कुछ लगा हुआ है कि मतलब यहाँ हम बातचीत कर सकते हैं, मतलब। तो कुछ लोग तो उधार ले रहे होंगे, उस पीरियड में इनकम नहीं थी तो उधार लेके काम चला रहे होंगे। तो इनकम तो आप जो कमाते हो वो है ना, उधार तो अलग चीज है। और कंजप्शन उधार से भी तो किया जा सकता है। तो एक तो कई लोगों ने उधार लेके किया। अच्छा एक और चीज ध्यान से सुनो, कई लोग ऐसे भी थे, जैसे हम जैसे लोग थे तो हमारी इनकम भी नहीं आ रही थी उन्हीं लोगों की तरह। तो अगर आपकी पहले की बचत पड़ी हुई है, एफडी पड़ी हुई हो, या आपके पास कोई सोना चांदी के रूप में भी लोग बचत करते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि भारत में भौतिक बचतें, भौतिक रूप में ये सोना चांदी मकान वगैरह के रूप में भी लोग बचत करते हैं, कुछ लोग बैंक में जमा करा देते हैं।
शेयर खरीद लेते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं, ये भी बचत का एक तरीका है। उनको फाइनेंशियल बचत बोलते हैं, आगे देख लेंगे। और बाकी ये भौतिक चीज़ों में जो आप लगा देते हो तो ये सोना चांदी वगैरह में, तो ये फिजिकल सेविंग है। जो भी है, आपने चाहे बैंक में एफडी करा रखी या आपके पास शेयर थे, बॉन्ड थे, कुछ भी था, एफडी है तो आप कई लोगों ने तुड़वा ली होगी उस पीरियड में। तो जब हम बचत को वापस निकालते हैं तो उसको अबचत कहते हैं, और इंग्लिश में उसको डिस सेविंग कहते हैं। मैं लिख रहा हूँ इधर, आप साइड में भी कुछ कुछ लिखा करो जो मैं बोलता हूँ ना, तो वो आपको काम आएगा आगे। सॉरी, माफ करिए, कलर चेंज करना होगा। ये एक तो होता है सेविंग, जब आप बैंक वगैरह में कहीं भी जमा कराते हो, सेविंग। इसका उल्टा होता है डिस सेविंग। डिस सेविंग, डिस सेविंग, बचत और अबचत। आपने ऐसा सुना होगा विनिवेश, निवेश और विनिवेश, तो बचत और अबचत। विनिवेश को भी देख लेंगे आगे। जब आप पैसा लगाते हो उत्पादन वगैरह के मकसद से तो वो इन्वेस्टमेंट, और जब आप उसको निकालते हो तो वो डिसइन्वेस्टमेंट। तो जब आप बचत करते हो तो सेविंग, बचत को वापस निकाल रहे हो तो अबचत हो रही है। तो लोगों ने, आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़िए ना, मैंने आपको बोला था कि मैं 2-3 साल के इकोनॉमिक सर्वे अपने आप इसी तरह से डालता रहूँगा। तो उसमें कई लोगों ने अबचत भी करी थी। तो इसलिए किन्स ने जो माना है वो बहुत रियल माना है कि कोई आदमी मरेगा थोड़ी, इनकम जीरो हो गई तो भी कुछ कुछ कंजप्शन वो करेगा। इस वजह से क्या है कि ये यहाँ पे जीरो पे भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक चीज ये क्लियर हो गई आपको। अब बताओ इसमें क्या है। आपको लग रहा होगा शुरू में कि मुश्किल मुश्किल क्या है, ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। अब जो जो आपने देखा होगा कि देखो, इकोनॉमिक्स में साधुओं की बात नहीं होती है, कंजूसों की बात नहीं होती है, मुझे पता है, आपको नहीं पता है। थ्योरी के रूप में मैंने पढ़ रखा है सब चीजें। अब कोई व्यक्ति कंजूस नहीं है, साधु नहीं है, तो फिर आप ये बताओ कि इनकम बढ़ने के साथ वो क्या करेगा, कंजप्शन बढ़ाएगा। हाँ, बहुत हायर लेवल ऑफ इनकम में ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा डाउन हो जाता है, मतलब ये लाइन ये नीचे थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकती है। जो अमीर लोग होते हैं ना, बहुत अरबपति खरबपति, फिर वो कंजप्शन उतना इंक्रीज नहीं कर पाते, क्योंकि जितना कंजप्शन उनको करना चाहिए वो पहले से ही उस लेवल पे होते हैं। वो अलग बात है, बहुत हाई फाई बात है। तो ये क्लियर हो गया इस डायग्राम में। एक चीज और नोटिस करो इस डायग्राम में कि इनकम में चेंज इतना दिख रहा है आपको, उपभोग में चेंज कम नजर आ रहा है। किन्स ने कहा था कि इनकम में चेंज होने पर उपभोग में चेंज होता है, लेकिन उपभोग में चेंज कम मात्रा में होता है इनकम की तुलना में, क्योंकि लोग बचत भी करते हैं। ये बात हम नीचे लिख लेते हैं, इस डायग्राम के नीचे लिख लेते हैं। तो इंग्लिश में लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू किन्स द चेंज इन कंजप्शन is less than the change in income because people save a part of it. किन्स के अनुसार उपभोग में परिवर्तन उपभोग में परिवर्तन आय में परिवर्तन की तुलना में
कम होता है, क्योंकि लोग आय के 1 भाग की बचत कर लेते हैं। क्या गलत है दोस्तों? चींटियां भी बचत करती है। आप थोड़ा 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 वो अपने बिलों में इकट्ठा कर लेती है। उनको पता है कि भाई हमें आगे बारिश वगैरह में दिक्कत आएगी। मैंने कई बार इनको देखा, क्रोज को देखा, जो कौवे होते हैं, वो कहीं से कोई चीज़ उठाते हैं और आपके घर के गमले में ले जाके उसको जो भी पॉट होता है उसमें छिपा देते हैं। डॉग्स को देखा है, मान लीजिए उनको भूख नहीं लग रही लेकिन किसी ने उनको रोटी डाल दी, वो उसको उठा के लेके जाएंगे और कहीं पार्क वगैरह के मिट्टी में दबा देंगे उसे, और उनको ये ध्यान रहता है। तो वो क्या कर रहे हैं? एक बचत ही तो कर रहे हैं। भगवान ने हमें अंतर्जात रूप से इस प्रवृत्ति को दिया है कि हमें बचत करनी चाहिए। गरीब से गरीब इंसान भी आड़े दिन कोई दिक्कत वगैरह ना आ जाए, इस सब चीज के लिए बचत करते हैं। तो कहाँ किन्स कोई इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं? तो इस तरह से जितना, मान लो आपकी इनकम 100 से बदली, किसी ने आपको 100 रुपये दिए, तो आप 100 के बराबर कंजप्शन नहीं करोगे, ऐसा किन्स कह रहे हैं। हो सकता है आप 80 कंजप्शन करो, 20 बचा लो, 90 कंजप्शन करो, 99 कर लो, लेकिन कुछ न कुछ किन्स की मान्यता है कि बचत लोग करेंगे, ये उन्होंने कहा। इसलिए इस डायग्राम को देखो आप, और चित्रमय प्रदर्शन तो बहुत अच्छे होते हैं आपके सीसेट वगैरह के हिसाब से भी। ये इनकम यहाँ से यहाँ तक बदल रही है, ये इतना बदलाव है, और कंजप्शन में चेंज इतना सा है। मैं पहले से ही डायग्राम सोच समझ के बनाया। अगर मैं इसके स्लोप को थोड़ा सा ऐसे कर देता तो ये ज्यादा चेंज नजर आता है, और बराबर हो जाता तो हम थ्योरेटिकली गलत होते। इस तरह से आप इस चीज को देखें बस। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया कंजप्शन। ध्यान है ना आपको कि हम किस तरह से चल रहे थे, है ना? ये पहला बिंदु कंजप्शन को हम समझा रहे थे आपको। ये फर्स्ट खत्म हो गया। अब इस सूत्र को देखो आप। अब हमें ये समझना है सेकंड आई। अब आप ये लिखिए सेकंड, और आई लिखिए, और उसको फुल फॉर्म करिए इन्वेस्टमेंट। और हिंदी में कहेंगे निवेश। लिखिए इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर। आप दोस्तों कमेंट्स वगैरह में आपस में बातचीत मत करो, पढ़ाई करो। खुद अनुशासन में रहना होगा। पेरेंट्स नहीं देखने के लिए आएंगे, ना टीचर्स देखेंगे। आपस में बातचीत करने के बजाय यू शुड फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लास, राइट? ये भरोसे मत रहो कि रिकॉर्डेड क्लास है तो हम फिर से उसको देख लेंगे। ऐसे तो आप समय बर्बाद करते रहिए अपना। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्सपेंडिचर for expansion in production capacity. Expansion in production capacity. It is an expenditure to be done on such things as
such things as machines, equipments, buildings, etc. तो निवेश भी एक खर्चा है, जैसे कंजप्शन भी एक एक्सपेंडिचर था, इन्वेस्टमेंट भी एक एक्सपेंडिचर है, बट इसका मकसद क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना, राइट? तो प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड होती है आपकी मशीन पे खर्चा करने से, इक्विपमेंट पे खर्चा करने से, भवनों का निर्माण करने से, राइट? निवेश एक खर्च होता है जो उत्पादन क्षमता के विस्तार पर किया जाता है, विस्तार के लिए किया जाता है। ये मुख्य रूप से मशीनों, उपकरणों, भवनों आदि पर किया जाता है। जब मशीनें लाएंगे, उपकरण खरीदेंगे, अब ये बोर्ड जब हम लोगों ने लिया होगा तो हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ गई, तो जब हमने इसको लिया तब ये क्या कहलाया? इन्वेस्टमेंट। बस अब नहीं है इन्वेस्टमेंट, अब तो ये क्या बन गया? पूंजी बन गया, कैपिटल बन गया, संपत्ति बन गया हम लोगों के लिए। जब खर्च कर रहे होते हैं तब ये नाम इस्तेमाल होता है, राइट? और मकसद से इसकी व्याख्या होगी। जैसे एक कार है, गाड़ी के बारे में सोचे आप, अगर गाड़ी आप लेके आते हो अपने परिवार के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो गाड़ी दिखती भले ही मशीन की तरह है, लेकिन उसका मकसद क्या है कि हमें संतुष्टि प्राप्त करनी है, तो वो गाड़ी कंजप्शन में जाएगी, कंजप्शन की कैटेगरी में शामिल होगी। अच्छा, अगर एक व्यक्ति जो टैक्सी चलाना चाह रहा है, टैक्सी सर्विस देना चाह रहा है लोगों को, अगर वो कार लेके आए तो उसका मकसद सर्विस पैदा करना है उस कार से। उसकी उत्पादन क्षमता जो टैक्सी वाली है, ऑटो था उसके पास, उसको हटा के वो क्या करना चाह रहा है कि एक गाड़ी लेके आना चाह रहा है। तो वही सेम ही कार हो, चाहे उसी कंपनी की हो, वही उस मतलब वर्जन हो, तो लेकिन वो कार उस आदमी के लिए किस कैटेगरी में आएगी? निवेश की कैटेगरी में आएगी, इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, क्योंकि उसका मकसद क्या? उत्पादन क्षमता बढ़ाना। और समझो आप, जैसे एयर कंडीशनर है, अगर एयर कंडीशनर आपके घर में लगा हुआ है, घर में कोई बिजनेस का काम नहीं करते हो, घर में लगा हुआ है, तो वो कंजप्शन है। एसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि मैं कंजप्शन हूँ, एसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि मैं इन्वेस्टमेंट हूँ। कहीं देखा आपने कि गाड़ी पर लिखा हुआ है कि मैं कंजप्शन हूँ, मैं निवेश हूँ, मुझे देख लो ध्यान से कि मैं कंजप्शन हूँ या नहीं। मकसद पर कुछ चीजें हैं हमें पता कि वो निवेश वाली ही होती है। जैसे ट्रैक्टर को कंजप्शन में कौन काम में लेता है? तो ट्रैक्टर किसान इस्तेमाल करेंगे, एयरपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, वो सब प्रोडक्शन कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है। जेसीबी वगैरह है, बड़े बड़े मतलब इस तरह के। हवाई जहाज एक बहुत बड़ा है, तो कोई हेलीकॉप्टर ला सकता है अपने प्राइवेट, और छोटे प्राइवेट जेट हो सकते हैं, लेकिन बड़े हवाई जहाज जो होते हैं, जाहिर सी बात है। अभी आपने सुना होगा अखबारों में कि टाटा ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, और हमें बहुत अफसोस हुआ कि 400 प्लस यानों का जो, बल्कि और भी ज़्यादा संख्या है शायद, उतने यान का ऑर्डर टाटा कंपनी ने दिया। आज अगर भारत में वो क्षमता होती यान बनाने की, तो हमारे देश को फायदा होता उस चीज़ का। लेकिन टाटा कंपनी ने जो ये ऑर्डर दिया, ये कंजप्शन में जाएगा कि निवेश में जाएगा? तो ये आपको
खुद ही है, मैं मन में सोचो आप, मुझे कोई आंसर प्राप्त नहीं करने हैं इसमें, क्योंकि उनमें सब बेकार का माया जाल है, उससे दूर रहने में फायदा। और वैसे आप अच्छे से एक्सप्लेन करो तो क्या उसका वो है, जब हम अपनी बेस्ट लेवल पे काम करें तो हम और उसमें चेंज क्या ला पाएंगे। हाँ, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, कोई कलर की कोई इश्यू है, उन सारी चीज़ों पे बातचीत हो सकती है। तो इस तरह से अब पंखा है, पंखा तो घर में भी लगता है, पंखा ऑफिस में भी लगता है, तो पंखा इसे हम कैसे, लेकिन इसका मकसद क्या, घर पे लगा हुआ तो कंजप्शन है, ऑफिस में लगा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट है। इस तरह से उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो खर्चा होता है उसको क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। और संतुष्टि के लिए जो खर्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन। अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि निवेश किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी हमें देखना होगा। तो अगली क्लास में मुलाकात करते हैं इस चीज़ के लिए, और अगली क्लास में मैं फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बहुत आभारी हूँ आपका कि आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, खुशी है इस बात की। थैंक यू वेरी मच। कल डायग्राम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट को लेके। थैंक यू वेरी मच।